अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडीज़ को आगे लेके जा रहे होंगे, मूव फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली सेकंड चैप्टर के नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने 3 पार्ट्स में कवर कर लिया। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। सेकंड चैप्टर हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा और एक सिंपल सा चैप्टर है जिसमें हमें किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी हाइपोथेसिस या थ्योरी जिसे आप स्टडी करते हो या किसी ऐसी डिसीज़ को जो जिसे आप स्टडी करते हो, उस डिसीज़ को स्टडी आप किस तरीके से करते हैं, आप किस तरीके से स्टडी करेंगे, आप उसको ऑब्जर्व किस तरीके से करेंगे, फिर आप उसकी हाइपोथेसिस किस तरीके से करेंगे, फिर रीजनिंग, वो अगर डिसीज है तो क्यों है, क्या वजह है, वो किस तरीके से करेंगे, एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर आप किस तरीके से करेंगे कि आया मैं जो रीजनिंग कर रहा हूँ, मैं जो हाइपोथेसिस कर रहा हूँ वो एक्चुअली है भी या नहीं। फिर उसके बाद आप उसका रिजल्ट किस तरीके से निकाल लेंगे और कंक्लूजन आप किस तरीके से बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से कह सकते हैं या किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको कुछ स्टेप्स बताए जाएंगे और उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी कंक्लूजन या कोई भी, आप ये कह लें कि आप एक लॉ निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉ एंड प्रिंसिपल में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। लॉ एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने एक दफ़ा कोई लॉ दे दिया तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दे दिया है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। तो जब कोई चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और जब कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है तो न्यूटन का लॉ आज तक चेंज तो नहीं हुआ, वही रहा जो न्यूटन ने लॉ दिया था। तो इसी तरीके से लॉ एंड प्रिंसिपल में ये फ़र्क है कि लॉ कभी भी चेंज नहीं होता और प्रिंसिपल एक आप कह लें कि एक हिदायत होती है, एक रहनुमाई होती है कि आप किसी से कह दें कि मलेरिया बीमारी फैलाता है या गंदगी बीमारी फैलाती है तो आप इससे बचें। तो एक रहनुमाई और एक लॉ, और ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रहनुमाई और प्रिंसिपल में और लॉ में ये हमारे पास फ़र्क है। अब सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हमें ये डिफरेंट तरीके से चीज़ें बताई गई हैं कि सबसे पहले आप साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को और देखते हैं कि शुरू में हमें क्या दिया हुआ है। तो साइंस इज द systematic study. Science is a systematic study of nature, how it affects us and this environment. It is a body of knowledge that is constantly changing through the use of better and more accurate tools for investigation. At the core of biology and other sciences lies a problem solving approach called the scientific method. The scientific method is a series of steps followed by scientific investigators to answer specific questions about the natural world. हमारे पास डेंगू शुरू में जब आया था तो डेंगू का इलाज नहीं था हमारे पास। डेंगू बहुत ख़तरनाक बीमारी थी हमारे पास, शुरू में एक वायरल डिसीज़ थी। तो डेंगू का इलाज नहीं था हमारे पास। हमने किस तरीके से फाइंड किया कि डेंगू हमारे पास एक फ़ीमेल मॉस्क्यूटो से होता है, हमें किस तरीके से पता चला? सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मेथड के ज़रिए से हमने साइंटिस्ट ने यही स्टेप्स फॉलो किए जो आज के इस चैप्टर में आपको बताए जा रहे हैं कि इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी डिसीज़ को जो फैल रही है वो क्यों फैल रही है, उसका कॉज क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है, उन तमाम चीज़ों को आप एक सिंपल तौर पर किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप इन मेथड्स के ज़रिए से आप करते हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड में कहा गया है कि जैसे कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी ब्रांच है हमारे पास साइंस की, हमें पता है बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की, हमने शुरू में ही पढ़ा था। कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, बिल्कुल। बायोलॉजी मीन्स हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है और बायो का मीन्स होता है लाइफ और लॉजिकल मतलब स्टडी करना, किसी भी चीज़ लिविंग थिंग्स को स्टडी करना। तो लिविंग थिंग्स को स्टडी करना बायोलॉजी है और ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास लिविंग थिंग्स होते हैं। The system of advancing knowledge for formulating a question, collecting data about it through observation and experiment,
एंड टेस्टिंग अ हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट लिविंग थिंग इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड किसे कहा जाता है? कहता है कि सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज, एडवांस नॉलेज के जरिए से फॉर्मुलेट करना किसी भी क्वेश्चन को, कलेक्ट करना डेटा उस क्वेश्चन के बारे में, किस जरिए से? ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे के ज़रिए से, और एक्सपेरिमेंट करना उस चीज़ पर कि आया मैं जो मुशाहिदा कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। तो फिजिकली तौर पर उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना और फिजिकली तौर पर देखना, तो ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल आंसर होगा और इसी चीज़ को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में रिलेटेड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज को मद्देनजर रखते हुए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस आप एक नज़रिया देते हैं कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है। आप ये नहीं कहते कि होता है, हो सकता है, शायद ये इस तरीके से ना हो, आप सिर्फ गेस कर रहे हो। तो हाइपोथेसिस बेसिकली गैस ही होता है, एक तरीके का गैस होता है कि आप किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये मलेरिया है। जब आपको पता होगा कि शुरू में मलेरिया, लोग कहते थे कि मलेरिया गंदी हवा यानी जो बैड एयर होती है उसकी वजह से फैलता है, क्योंकि मलेरिया का जो आई थिंक ग्रीक और लैटिन मीनिंग थी तो वो यही बन रही थी कि बैड एयर। तो ऐसा तो नहीं था, मलेरिया तो एक मॉस्किटो के ज़रिए से फैल रहा है। तो ये एक नज़रिया था, एक गैस था कि हाँ बैड एयर से फैल सकता है। ये नहीं था कि हाँ बैड एयर से ही फैलता है। बाद में जाके पता चला कि वो मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो से फैलता है। अब हाइपोथेसिस में हमारे पास दो टाइप आ जाती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग आ जाता है और एक डिडक्टिव रीजनिंग आ जाता है। अब इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग में फ़र्क क्या है? देखिए इंडक्टिव रीजनिंग में फ़र्क ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर समझें कि आपने देखा कि तीन बिल्ली के बच्चे देखे, आपने तीन किटन्स देखे हैं, बिल्ली के बच्चे, और वो दूध पीते हैं। तो आपने इंडक्टिव रीजनिंग, छोटी चीज़ों की बुनियाद पर आपने ये फैसला किया या आपने ये रिज़ल्ट दिया कि हमारे पास तमाम बिल्लियाँ दूध पीती हैं। ठीक है, यह आपकी इंडक्टिव रीजनिंग हो गई। ये आपकी इंडक्टिव रीजनिंग हो गई कि आपने ये तीन छोटी किटन्स को दूध पीते हुए देखा, तो आपने रिजल्ट ये दिया या आपने कंक्लूजन ये दिया कि तमाम बिल्लियाँ दूध पीती हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग में आपके पास क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग में आप डायरेक्ट एक बड़ा मतलब गैस कर देते हैं डायरेक्ट। जैसे कि आपको पता चला या आपने ये ऑब्जर्व किया कि तमाम इंसान मरने वाले हैं, आपने कंक्लूजन दे दिया। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई तमाम इंसान मरने वाले हैं। तो अब आपके उस स्टेटमेंट से अगला इंसान क्या अखज़ करेगा, क्या रिजल्ट लेगा? वो ये अखज़ करेगा, वो ये मैसेज लेगा कि भाई अली भी एक इंसान है। फॉर एग्जांपल अली एक नाम ले लें आप, अली भी एक इंसान है। तो लाजमी सी बात है जब तमाम इंसान मरने वाले हैं तो अली भी मरने वाला है, क्योंकि अली भी एक इंसान है। तो इंडक्टिव रीजनिंग छोटी सोच, छोटी चीज़ों को देखकर एक बड़ा फैसला दो। डिडक्टिव रीजनिंग डायरेक्ट एक बड़ा ही एक गैस करके, ख़तरनाक सा गैस करके डायरेक्ट एक बड़ा ही स्टेटमेंट पास कर देना। फिर इसके बाद हाइपोथेसिस कंडक्ट करने के बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वो ठीक भी है या नहीं फिजिकली तौर पर। तो मैंने इसलिए कहा कि हाइपोथेसिस का जो नज़रिया होता है, ये गैस होता है, उसमें हम आखिर में कहते हैं कि हो सकता है, ये नहीं कहते होता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता। अब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा का एनालिसिस करते हैं। अब डेटा कलेक्ट और डेटा एनालिसिस दो तरीके से करते हैं। अगर आपका डेटा सपोर्ट करता है आपकी हाइपोथेसिस को कि आया आपने जो नज़रिया दिया है कि हाँ तमाम की तमाम बिल्लियाँ दूध पीती हैं, या आपने डिडक्टिव रीजनिंग जो दी है कि भाई तमाम इंसान मरने वाले हैं, तो आपका डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस एक्सपेरिमेंट के बाद अगर सपोर्ट करता है आपके हाइपोथेसिस को, तो आपकी वो थ्योरी बन जाएगी। आप आराम से फिर थ्योरी दे सकते हैं। थ्योरी बेसिकली आप डिफाइन कर देंगे उस चीज़ को, भाई कि आपने एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें आपने क्या देखा, आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, और उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या आप एक लॉ पास कर रहे हैं कि हाँ भाई तमाम इंसान मरने वाले हैं या तमाम बिल्लियाँ दूध पीती हैं। चाहे वो आपका लॉ फिर इंडक्टिव रीजनिंग की बेस पर हो या डिडक्टिव रीजनिंग की बेस पर, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका एक्सपेरिमेंट, डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस है, वो सपोर्ट नहीं करता आपकी हाइपोथेसिस को, तो आप दोबारा से न्यू हाइपोथेसिस पर जाते हैं। आप एक न्यू हाइपोथेसिस लेते हैं, एक न्यू गेस करते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपको पता चला कि मलेरिया, मैंने शुरू में गेस ये किया था कि मलेरिया तो गंदी हवा से फैलता है, बैड एयर से।
लेकिन मेरा डेटा एनालिसिस तो ये नहीं बता रहा मुझे और हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अब आपने न्यू हाइपोथेसिस दी, और आपने न्यू हाइपोथेसिस ये दी कि हो सकता है कि ये किसी मच्छर की वजह से भी फैल सकता हो। तो फिर आपने उस चीज़ को स्टडी किया, फिर इंडक्टिव रीजनिंग की, फिर डिडक्टिव रीजनिंग की, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस किया, और उसके बाद उस चीज़ को देखा कि आया वो चीज़ डेटा एनालिसिस जो मेरा निकला है वो सपोर्ट करता है मेरी हाइपोथेसिस को या नहीं। अगर सपोर्ट करता है तो आप थ्योरी दे देते हैं कि हाँ बिल्कुल बात ऐसी ही है जिस तरीके से गेस की गई थी। अगर सपोर्ट नहीं करता तो आप एक न्यू हाइपोथेसिस, एक न्यू गेस करते हैं। तो ये चार्ट हमें बेसिकली तमाम चैप्टर की समरी देता है जिसे हमने डिटेल से पढ़ा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसे हमने सॉल्व करना होता है। अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड के हवाले से हमारे पास होता है बायोलॉजिकल, क्योंकि बायोलॉजिकल में हम तमाम मखलूक़ात को पढ़ते हैं तो हमारे पास होल ओवर द वर्ल्ड आ जाता है। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वायरमेंटल, ये प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंटल हो सकती हैं, इकोलॉजिकल भी हो सकती हैं हमारे इकोसिस्टम की, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती हैं इंसान के हेल्थ रिलेटेड की, एनिमल्स के हेल्थ रिलेटेड की, बर्ड्स के हेल्थ रिलेटेड की, इसी तरह कोई भी हो सकती हैं। नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर बीइंग स्टडीड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइप की प्रॉब्लम है, साइंटिस्ट एक ही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं। आप चाहे एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स के बारे में है, चाहे प्रॉब्लम आपके पास बर्ड्स के बारे में है या प्लांट्स के बारे में है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग है हमारे पास, तो चाहे प्लांट्स के बारे में है, आप एक ही साइंटिस्ट, जो भी साइंटिस्ट होता है वो एक ही तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करता है जो आपके आज के इस चैप्टर में, इस चार्ट में आपको बताया गया। यही प्रॉब्लम हर जगह पे यूज हो रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। Scientists use the same problem solving method to find answers that are logical and supported by evidence। evidence से जो आपकी hypothesis आई तो वो evidence एक theory से support होती है। Here we take an example of malaria। हम मलेरिया की एग्जाम्पल लेते हैं। द ग्रेटेस्ट किलर डिसीज ऑफ मैन फॉर सेंचुरीज। काफ़ी सेंचुरीज तक, काफ़ी सदियों तक जब इसका इलाज नहीं होता था तो मलेरिया हमारे पास एक ग्रेटेस्ट किलर डिसीज था। ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी थी जो इंसानों को किल कर देती थी। यू आर फेमिलियर विद द डिसीज ऑफ मलेरिया विच स्प्रेड थ्रू अ फीमेल। अब मलेरिया की डिसीज़ किस तरीके से फैलती है, फीमेल से। अब ये किस तरीके से एक इस तरह से कह रहे हैं कि एक एविडेंस के तौर पर ये कह रहे होंगे ना कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, एनोफिलीज नाम होता है फीमेल का, ये इस तरीके से नहीं कह रहे हैं, गेस तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो मलेरिया आज हम कह रहे हैं कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, तो हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत पहले आ चुकी है, इसके हाइपोथेसिस, इसकी थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल आ चुका है। इसलिए आज हम डायरेक्ट कह देते हैं कि ये एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, क्योंकि उसकी जो भी साइंटिस्ट था जिसने मलेरिया को स्टडी किया था, आई थिंक मलेरिया को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हमारे पास थे लेवेरन। लेवेरन ने 1880 में इसको स्टडी किया, तो लेवेरन ने एक प्योर एविडेंस के साथ बताया ना, तो इसलिए आज हम कहते हैं कि हाँ भाई, अगर फीमेल मलेरिया अगर किसी चीज़ से फैलता है तो वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है। प्रीवियसली द कॉज ऑफ मलेरिया वाज अननोन। पहले हमारे पास मलेरिया का कॉज क्या था, वो अननोन था, हमें नहीं पता था कि मलेरिया किस वजह से फैलता है। इट वॉज थॉट दैट, ये सोचा जाता था या ये माना जाता था कि मलेरिया हमारे पास बैड एयर से फैलता है। मैंने आपको पहले ही बताया इस चीज़ के बारे में कि हमारे पास पहली गेस ये था, पहली हाइपोथेसिस ये थी कि हमारे पास बैड एयर, क्योंकि मलेरिया का वर्ड ऐसा था कि लैटिन वर्ड था, माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, तो ये गैस किया गया था कि यह बैड एयर की वजह से फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व व्हेन अ साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द रीजन ऑफ मलेरिया। ये तब प्रॉब्लम हुआ जब एक साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड किया रीजन ऑफ मलेरिया को। अब ऑब्जर्वेशन, पहला स्टेप आपके पास क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बेसिकली मैं और आप उर्दू में इसे मुशाहिदा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ अ प्रॉब्लम। रीजन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास, फॉलोवेड बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन उस चीज़ के बारे में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बुक होता है हमारे पास। व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व, जो उस बीमारी से ऑब्जर्व किया जा चुका है, ठीक है, वो बीमारी आया अगर किसी पेशेंट को लगती है तो वो किस तरीके का बिहेव करता है, या वो कितने दिनों ज़िंदा रह पाता है, या वो कितने दिनों सर्वाइवल यानी कर पाता है उस बीमारी के साथ, तो ये सब चीज़ें, कंट्रोल कितना कर पाता है।
द सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन। जो सोल्यूशन होता है हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन से बेसिकली हमारे पास स्टार्ट होता है। हम ऑब्जर्वेशन को देखते हुए फिर आगे चलते हैं। योर ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑन एनीथिंग फ्रॉम प्लांट मूवमेंट टू एनिमल बिहेवियर। आपकी ऑब्जर्वेशन कोई भी हो सकती है। आप उसकी कॉज को प्लांट मूवमेंट भी ले सकते हैं, आप उसके कॉज को एनिमल बिहेवियर, एनिमल के बिहेवियर के तौर पर भी ले सकते हैं। तो एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज। ऑब्जर्वेशन हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज होती है। गेन थ्रू द सेंसेस, ये सेंस के ज़रिए से हम लेते हैं, अपने सेंस के ज़रिए से कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्वालिटेटिव और थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्वाइपमेंट क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आपको पता होगा कि क्वालिटी तो हमारे सेंस है, क्वालिटी हम में होती है कि एक इंसान किस तरीके से बेहतरीन सेंस कर पा रहा होता है, ठीक है। एक इंसान किस तरीके से बेहतरीन गेस कर पा रहा होता है वो उसके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करता है। उसका दिमाग कितना खुला हुआ है, कितना वसी है उसका दिमाग, जिसमें उसमें कितना सोच सकता है उसका दिमाग। तो अपने ब्रेन के एतबार से, अपने ब्रेन के रिलेटेड वो सोचेगा किसी चीज़ के बारे में। और क्वांटिटेटिव हमारे पास इक्वाइपमेंट्स होती है, साइंटिफिक इक्वाइपमेंट्स, जैसे आपके पास स्टॉप वॉच दिखाई दे दिया, आपके पास ये केमिकल रिएक्शंस के लिए दिखाई दिए, थर्मोमीटर दे दिया, वॉच दे दी, इंची टेप दे दिया। तो ये चीज़ें हमारे पास क्वांटिटेटिव होती हैं जो डेटा रिवर करती है मेजरेबल। और क्वालिटेटिव हमारे पास फाइव सेंस जो होगा हमारे साइट, हेयरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल, ये हमारे पास सेंसेस क्वालिटेटिव में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, जो पहला स्टेप था हमारे पास। अब यहाँ पे एक छोटी सी टिटबिट के लें आप इसको, या एक हमारी बुक्स में अक्सर लिखा हुआ होता है कि क्या आपको पता है, डू यू नो। तो ये हमारे पास ये है कि अबाउट 280 मिलियन पीपल, 280 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन ओवर 100 सेंचुरीज। 280 मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 280 मिलियन पीपल जो होते हैं सफ़र करते हैं मलेरिया से ओवर 100 सेंचुरीज, एक सेंचुरी में। एंड मोर देन 2 मिलियन, और इनमें 2 मिलियन से भी ज़्यादा हर साल इस डिसीज से मर जाते हैं, डाई एवरी ईयर फ्रॉम दिस डिसीज। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी, छोटी सी नॉलेज, कि 280 मिलियन पीपल हमारे पास सफ़र होते हैं मलेरिया से एक सेंचुरी में, और इसमें 2 मिलियन हर साल हमारे पास लोग मर जाते हैं। अब 1880 में, इन 1880, हमारे पास एक फ्रेंच फिजिशियन था लेवेरन। स्टडी किया उसने ब्लड सैंपल को ऑफ मलेरिया पेशेंट, उससे मलेरिया के पेशेंट को लिया, उसके मलेरिया पेशेंट के ब्लड को उसने लिया, सैंपल लिया ब्लड का, उसको स्टडी किया। जब उसने उस सैंपल ऑफ ब्लड को स्टडी किया तो उसने देखा कि उस सैंपल ऑफ ब्लड में उसको छोटे छोटे क्लॉट्स टाइप, टीनी टाइप्स के क्रिएचर्स दिखे, जो सेल के अलावा, जिस ब्लड में सेल था उसके अलावा वो छोटे छोटे जो टीनी क्रिएचर्स थे वो भी मूव कर रहे थे। तो उसने उस टीनी क्रिएचर्स को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम, यहाँ पे प्लाज्मोडियम में आप प्लाज्मोडेस्मेटा भी पढ़ते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा और प्लाज्मोडियम में फ़र्क होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा बेसिकली आपके पास सेल, एक सेल में, एक सेल जब दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है तो इनमें एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन छोटे होल्स से एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर पाता है। तो उस कम्युनिकेशन के लिए जो छोटे होल्स होते हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। यहाँ पे इसने टीनी क्रिएचर्स जिन्हें इसने ऑब्जर्व किया उसको इसने प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया। So the observation was made the plasmodium is present in the blood of malaria patient। तो ये observation made की गई कि हमारे पास प्लाज्मोडियम जो होता है वो बेसिकली मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये हमारे पास एक पेशेंट था। अब आप एक पेशेंट के बुनियाद पर तो तमाम डिसीज को नहीं दे सकते कि हाँ भाई अगर एक पेशेंट में है तो तमाम पेशेंट्स में होगा। अब हमें इसको करने के लिए हाइपोथेसिस, एक स्ट्रॉन्ग गैस बनाना पड़ेगा। तो आप ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास सेकंड स्टेप आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ की कंपोनेंट ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस। ये एक की कंपोनेंट है। ये अगर आपका गैस बड़ा खतरनाक हुआ और बहुत अच्छा हुआ तो आप पहले ही बारी में अपना एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने गैस थोड़ा सा रॉन्ग किया हुआ होगा तो आपको दोबारा से एक्सपेरिमेंट को दोहराना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड द इंटेलिजेंट गैस। ये एक इंटेलिजेंट गैस होता है मेड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है वो करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट के जरिए से करता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि साइंटिस्ट ने कोई हाइपोथेसिस दे दी तो वो 100% करेक्ट है, उसको टेस्ट करना ज़रूरी है।
दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। आपको अगले स्टेप्स भी करने होंगे। आप हाइपोथेसिस की बेस पर कोई भी लॉ या प्रिंसिपल नहीं दे सकते। योर हाइपोथेसिस मस्ट आइदर बी सपोर्टेड और फैल्सिफाइड बाय योर एक्सपेरिमेंट। या तो वो सपोर्टेड होनी चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट से जो फिजिकली तौर पर आप करते हैं, या तो वो रॉन्ग हो जाएगी आपके एक्सपेरिमेंट से जो आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in malaria case, an intelligent guess is made after observation that plasmodium is the cause of malaria। अब मलेरिया के केस में ये इंटेलिजेंट गेस था, हाइपोथेसिस ये थी कि हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है ये एक कॉज है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम इन्होंने कॉज दे लिया मलेरिया, ये एक गेस था। अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बट इट इज ओनली अ गेस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस। रीजनिंग क्या है? बायोलॉजिस्ट, अब अगला स्टेप हमारे पास हाइपोथेसिस के बाद रीजनिंग आ जाता है। रीजनिंग में फिर इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको बताया, वो होता है। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस बाय यूजिंग रीजनिंग प्रोसेस के जरिए से वो उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है रीजनिंग की। अब हमारे पास ये एनोफिलिस मॉस्किटो जिससे मलेरिया फैलता है, ये हमें उसकी एक पिक दी हुई है। और यहाँ पर फिगर द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये हमारे पास प्लाज्मोडियम का एक साइकिल दिया हुआ है जो ब्लड में हमारे पास आपके पास टिनी क्रिएचर मूव कर रहे थे, जिन्हें ऑब्जर्व किया था लेवेरियन ने 1880 में। ठीक है, अब हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रीजनिंग मींस स्पेसिफिक टू जनरल मूव करना। शार्क इज अ फिश, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क्स आल्सो हैव स्केल्स। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इन्होंने शार्क की एग्जांपल दी, मैंने आपको कैट की एग्जांपल दी। आपने कैट को देखा, किटन को आपने देखा, किटन दूध पीता है, तो आपने ये ऑब्जर्वेशन दे दी कि भाई यहाँ पे इन्होंने कहा कि शार्क देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स, क्योंकि तमाम फिशेस के पास स्केल्स हैं तो शार्क के पास भी स्केल्स होंगे। तो आपने मेरे एग्जांपल के मुताबिक आपने ये देखा था कि किटन्स दूध पीते हैं तो तमाम बिल्लियां भी दूध पीती होंगी। अगली डिडक्टिव रीजनिंग में है कि मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। इट इज बेस्ड ऑन इफ देन, इफ या देन पर ये स्टेटमेंट पर होता है। डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। इफ, अगर प्लाज्मोडियम, अभी भी प्लाज्मोडियम हमारे पास मेन काज नहीं है बल्कि ये एक हाइपोथेसिस है। अगर प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है, तो मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम। बाकी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके पास भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए इन देयर ब्लड। ठीक है, अगर बाकी के पास नहीं है तो हमारे पास ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से आगे एविडेंस के तौर पर पेश करेंगे, तो अब अगली चीज़ हमारे पास जो मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है एक्सपेरिमेंट डेटा एनालिसिस। एक्सपेरिमेंट क्या है? वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑब्जर्व, एक प्रॉब्लम आपने बीन ऑब्जर्व कर ली, अब आप क्या करेंगे? हाइपोथेसिस सजेस्ट करेंगे। हाइपोथेसिस सजेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास साइंटिफिक मेथड टू डिजाइन करेगा एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड को, रीजनिंग को। अब एक्सपेरिमेंट इज अ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। फिजिकल मैंने आपको कहा था फिजिकल परफॉर्मेंस होती है जो आप लैब वगैरह में करते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंटिस्ट वगैरह ये करते हैं टू आइडेंटिफाई द रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग की बेस पर जो प्रॉब्लम बताई गई है उसको मजीद आइडेंटिफाई करना ही हमारे पास साइंटिस्ट का काम होता है, मजीद लैब में एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। A key assumption is that experiment will be repeated many times by other scientists। ये experiments काफ़ी टाइम रिपीट होगा अदर साइंटिस्ट से। जिस तरीके से हमारे पास रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया, तो उसने सेल के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए थे। उन 3 स्टेटमेंट में लास्ट स्टेटमेंट जो था हमारे पास वो रॉन्ग था कि जो डेड सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स जो होते हैं हमारे पास, इन डेड सेल्स से मजीद न्यू सेल्स बनते हैं। जो डेड सेल्स होते हैं वहाँ पास स्प्लीन बेसिकली आपकी बॉडी में एक पार्ट होता है जिसे ग्रेव यार्ड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, कब्रिस्तान। वहाँ पे आपके पास डेड सेल होते हैं। तो फिर उस साइंटिस्ट ने मजीद उसकी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन दी कि भाई नहीं, न्यू सेल्स जो होते हैं हमारे पास डेड सेल्स ही बनते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्या है, कहा गया है कि की एजम्पशन ये है कि ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी दफ़ा रिपीट हो सकता है किसी भी साइंटिस्ट से। इसी तरह अगर आप डार्विन की थ्योरी को स्टडी करेंगे तो डार्विन की थ्योरी 1965 में रह गई थी। फिर इस डार्विन की थ्योरी को, लमार्क की थ्योरी को, मेंडल की थ्योरी को मजीद आगे लेके गए थे साइंटिस्ट 2018 एंड 5 में लेके गए थे। ठीक है, 1905 में लेके गए थे और उसको मजीद स्टडी किया गया था। साइंटिस्ट परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। साइंटिस्ट 2 टाइप के टेस्ट करते हैं। एक होता है कंट्रोल ग्रुप।
कंट्रोल ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप होता है जिसमें मलेरिया हमारे पास नहीं होता। आप सिंपली ये कह लें कि हमारे पास जो नॉर्मल हम होते हैं जिनमें मलेरिया नहीं होता, इंसान होते हैं, उन्हें कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप हो गया हमारे पास जिनमें मलेरिया प्रेजेंट होता है और उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए उनसे ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो क्या किया गया कि मलेरिया को टेस्ट करने के लिए 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड लिया गया और हमारे पास 100 कंट्रोल ग्रुप का ब्लड लिया गया, हेल्दी पर्सनस का, ठीक है, जिसे कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। वर एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप को। और हाइपोथेसिस एंड इंटेलिजेंट गेस व्हिच लीड्स द साइंटिस्ट टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अब हाइपोथेसिस को मजीद, अब अगली चीज़ हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आएगा कि आया हमने जो हाइपोथेसिस दी थी वो करेक्ट थी या नहीं थी। द रिजल्ट आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ आप रिजल्ट में बताते हैं। इसमें इंक्लूड होती है ऑब्जर्वेशन, आपके पास इंक्लूड होती है डेटा मेड बाय ड्यूरिंग यूर एक्सपेरिमेंट, आपने जो डेटा बनाया है वो इसमें होता है। रिजल्ट वेरीफाई करता है हाइपोथेसिस को कि आया हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं। अगर केस ऑफ मलेरिया में अगर तमाम के तमाम पेशेंट्स में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में प्लाज्मोडियम है इन their blood, whereas the blood samples of healthy persons control group were free of plasmodium। अगर आपके पास तमाम के तमाम मलेरिया के पेशेंट में प्लाज्मोडियम है और जो 100 अदर आपके पास कंट्रोल ग्रुप था जो हेल्दी पर्सन है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं है, तो आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो करेक्ट है। लेकिन अगर आपका जो प्लाज्मोडियम है वो हेल्दी ग्रुप पर्सनस में भी है और मलेरिया में भी है, तो आपकी हाइपोथेसिस रॉन्ग है, आपको दोबारा से न्यू हाइपोथेसिस, न्यू गेस करना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या है, कोई भी कंक्लूजन आप ऐसे लेके, जैसे एग्जांपल है कंक्लूजन इज मेट दैट प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। ये एक कंक्लूजन हो सकता है, अगर प्लाज्मोडियम है तो हम ये कहेंगे कि प्लाज्मोडियम एक कॉज है मलेरिया का। कंक्लूजन बेसिकली आप जो एक होल स्टोरी बना लेते हैं, जिस तरीके से आप स्पीच वगैरह करते हैं, तकरीर वगैरह करते हैं, तो आप आखिर में एक कंक्लूजन बता देते हैं कि मेरी स्पीच का मकसद क्या था। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था, तो वो हम एक शॉर्ट 1 to 2 लाइन्स में डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया, तो ये हमारे पास कंक्लूजन हो गया। अब सेकंड चीज़ की तरफ आते हैं, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, तो थ्योरी, आपकी थ्योरी में हमारी थ्योरी में और साइंटिस्ट की थ्योरी में फ़र्क होता है। हमारी थ्योरी बेसिकली किसी भी वर्ड पे डिपेंड कर लेगी, लेकिन साइंटिस्ट की थ्योरी जो होती है वो बहुत सोच समझ कर दी जाती है, क्योंकि वो थ्योरी फिर सालों तक चलती जाती है। वो थ्योरी ये नहीं होती कि 1-2 सदी के लिए होती, जब तक दुनिया है वो थ्योरी चलती जाती है। जिस तरीके से हमारे न्यूटन्स ने 1500 में या 1600 में थ्योरी दी थी, तो हमारे पास वो जो नहीं हुई थी ना 1800 में, 1887 1687 में जब न्यूटन ने अपनी लॉज ऑफ प्रिंसिपिया बुक में थ्योरी अपने और लॉ दिए, तो वो आज तक चलते आ रहे हैं, सदियों तक चलते आ रहे हैं। तो उसने बहुत सोच समझ के वो थ्योरीज दी थी, वो लॉज दिए थे। साइंटिस्ट यूज द वर्ड थ्योरी, साइंटिस्ट वर्ड थ्योरी को यूज करते हैं वेरी डिफरेंट वे में देन नॉन साइंटिस्ट, जैसे कि नॉन साइंटिस्ट करते हैं। अगर पीपल से आई हैव अ थ्योरी, अगर पीपल कहते हैं, कोई भी कहता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, तो इनका मतलब होता है कि आई हैव अ गैस, मेरे पास एक गैस है, या मैंने एक चीज़ सोची, मैंने एक पैराग्राफ सोचा जो मेरे जहन में आया। साइंटिफिक थ्योरीज ऑन द अदर हैंड, साइंटिफिक थ्योरीज में क्या होता है, ये एक वेल टेस्टेड होती है, ये आपके पास 100% करेक्ट होती है। आपका जो गैस है, आपका जो आइडिया है, आपकी जो थ्योरी है, वो या तो काम करेगी या तो नहीं करेगी। लेकिन अगर आप साइंटिस्ट के थ्योरी को उठाते हो तो ये वेल टेस्टेड है 100%, और ये हाईली रिलीबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ऑफ नेचुरल फिनोमिना की। दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, ये इकट्ठे करते हैं, एक साथ करते हैं काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन को, डेटा कलेक्ट जो होता है उनको। और फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में डार्विन्स ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की बुक में ऐसा तो नहीं कहा था कि शुरू में ही उसने पीक्स ऑफ उसको स्टडी करके, बर्ड्स को स्टडी करके उसने डायरेक्ट तो लॉ नहीं दे दिया था। उसने मज़ीद चीज़ों को स्टडी किया, फिर उनको डिटेल्स में इंटरनली स्टडी किया, उसके बाद आखिर में उसने अपने दोस्तों के सपोर्ट के साथ अपनी बुक जो है ना नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर जारी कर दी। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। लॉ एंड प्रिंसिपल, लॉ एंड प्रिंसिपल में फ़र्क क्या है, मैंने आपको शुरू में बता दिया। लॉ एक ऐसी चीज़ है जो आप दे दें तो बस वो 100% है, वो चेंज नहीं होती। प्रिंसिपल एक हिदायत, एक रहनुमाई के तौर पर आपके लिए होता है। ए साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, फैक्ट ऑफ नेचर की तरफ से साइंटिफिक लॉ होता है और ये करेक्ट होता है। इट इज़ वर्चुअली एंड इररिफ्यूटेबल, ये दोबारा से आप थ्योरी को बना नहीं सकते, बल्कि वो लॉ जो दे दिया है वो लॉ है। बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉ ड्यू टू पजलिंग नेचर ऑफ लाइफ, बायोलॉजी बहुत शॉर्ट है लॉस में, क्योंकि आप देखेंगे आप बायोलॉजी में बहुत सारे लॉस को नहीं पढ़ेंगे। आप फिजिक्स में लॉस को बहुत सारे पढ़ लेंगे, आपके पास न्यूटन के लॉ आ जाएंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ जाएंगे, आपके पास
आप कह लें कि बर्नौली प्रिंसिपल आ जाएगा, बहुत सारे आपके पास लॉज आ जाएंगे। केमिस्ट्री में भी आपके पास बहुत सारे लॉज आ जाएंगे, आपके पास एवोगाड्रो लॉ आ जाएगा, चार्ल्स लॉ आ जाएगा, इसके अलावा बहुत सारे लॉज आ जाएंगे आपके पास। लेकिन बायोलॉजी पजलिंग की वजह से, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा टैक्टिकल है, नेचर ऑफ लाइफ है, तो बायोलॉजी में बहुत शॉर्ट है लॉस के बारे में। बायोलॉजी में इतने सारे लॉस नहीं होते, आप मुश्किल से पढ़ेंगे डार्विन्स लॉ, या आप पढ़ेंगे लमार्क्स लॉ, या आप पढ़ेंगे मैंडल्स लॉ। इन तीन चार लॉस के अलावा आप कोई लॉ नहीं पढ़ेंगे बायोलॉजी में। डेटा रिकग्नाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, इसमें बेसिकली आपको एक चार्ट टाइप दिया गया है, हम इस चार्ट से समझते हैं इसको। तो चार्ट में बेसिकली आप डेटा एनालिसिस करते हैं, तो आपको मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया कि 100 जो आपके पास मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया था आपने, तो उसको आपने स्टडी किया, तो चार्ट कैसे बनाया। तो ये चार्ट के ज़रिए से आप उसको डिफाइन कर देंगे, और ये चार्ट को डिफाइन करने के लिए, चार्ट को प्रेजेंट करने के लिए हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक, बायोमैथमेटिक जो ब्रांच हमने डिस्कस की थी वो यूज़ की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपको एक अनदर वे है, ये एक अनदर वे है चार्ट को डिफाइन करने का। ये इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आपके पास जो लंग्स में, लंग्स के सरफेस पर इन्फेक्शन हो जाता है, ये उसके बारे में। स्केबीज आपके पास खारिश वगैरह, फिर डायसेंट्री आपके पास हो गया, पेचिश वगैरह, फिर डायरिया हो गया जो आपके पास डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, मलेरिया डिसीज़ हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि 51% पीपल में इन्फेक्शन है एक्यूट रिस्पायरेटरी का, मलेरिया 16% पीपल में है, डायरिया 15%, डायसेंट्री 8%, स्केबी 7%, अदर 3%। ये एक फॉर एग्जांपल चार्ट है, आप इसको 100% करेक्ट नहीं लेंगे, ये आपको समझाने के लिए बेसिकली एक चार्ट दिया हुआ है। और फिर इस डेटा एनालिसिस में आप दो चीज़ों को पढ़ते हैं, रेशो और प्रोपोर्शन को। प्रोपोर्शन आपके पास चार वैल्यूज़ को मैनेज करना, उस चार वैल्यूज़ का आंसर किस तरीके से निकाला। मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा कि हमारे पास 4 सेपल्स हैं एक फ्लावर के, और 12 पेटल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रेशो हो गया 4, और 4 रेशो में आ गया हमारे पास 12 के, 4 रेशो में आ गया हमारे पास 12 के, ठीक है। ये 4 रेशो 12 के आया। अब ये भी आपके पास एक रेशो आ गया, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड करते हो, आप कहेंगे 4 वन ज़ा, और आप कहेंगे 4 थ्री ज़ा, तो ये आपके पास 1:3 एक अलग आ जाएगा, ठीक है, एक अलग रेशो आ गया। तो आप इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे 4:12, तो आप बीच में प्रोपोर्शन लगा देते हैं, तो आप चारों वैल्यूज़ को इस तरीके से आपस में रिलेट कर देते हैं। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन आपको बेसिकली दिखाया गया है कि 4:12, अगर आप इसको मजीद एक्सप्रेस करें, इक्विवेलेंट करें, तो ये 1:3 हो जाएगा। फिर प्रोपोर्शन पर एग्जाम्पल में आपको 4:12 और 1:3 को एक साथ करके मैनेज करके दिखा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है मैथमेटिक एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस को इंटीग्रल पार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि आपको पता है कि आप मैथमेटिक्स के लिए, आपको मैंने शुरू में बताया था बायोमैथमेटिक बायोमेट्री की ब्रांच में, कि अगर आप अपनी हाइट को नापना चाहते हैं तो आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर देखना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसी तरीके से सिस्टोल डायस्टोल ब्लड प्रेशर देखना चाह रहे हैं अपना, तो आपको मैथमेटिकल इंटीग्रल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैथमेटिक एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और बायोलॉजिकल सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास मैथमेटिक एक ज़रूरी चीज़ है। इमेजिन दैट यू आर अ बायोलॉजिस्ट स्टडिंग एन इंसेक्ट पॉपुलेशन। आप एक इंसेक्ट पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक फील्ड पर गए, उस फील्ड को काउंट किया, पॉपुलेशन को आप काउंट करना है पॉपुलेशन को, तो काउंट करने के लिए आपको मैथ के इंटीग्रल की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली मैथमेटिकल बायोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च एग्जामिन्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है आपके पास जिसके पास एग्जामिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं आप बायोलॉजिकल सिस्टम के। एक की रोल मैथमेटिक बायोलॉजी का ये भी होता है कि क्रिएशन ऑफ मैथमेटिक मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स आप किस तरीके से बनाते हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा स्ट्रक्चर्स आप किस तरीके से बनाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, वो आपके पास एक की रोल होता है। देयर आर इक्वेशंस और फार्मूलाज, हमारे पास काफ़ी सारे इक्वेशन आ जाते हैं, फार्मूलाज आ जाते हैं, दैट कैन बी प्रिडिक्ट। आप इसी तरह से वेनबर्ग थ्योरम जो होगा आपके पास, जो आप पढ़ेंगे एवोल्यूशन के चैप्टर में, या आप इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपके पास बेसिकली फार्मूला ही यूज़ हुआ पड़ा होता है, that can predict or describe natural occurrences such as organism behavior pattern, population changes over time, structure of protein, प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, कितने नंबर्स में डिवाइड है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, किस तरीके से बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या है, हाइट क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पॉपुलेशन क्या है किसी भी आबादी कितनी है, ठीक है, इंडेज स्पीशीज़ की, बैक्टीरियल ग्रोथ,
किस तरीके से हो रही है और कितनी स्पीड से हो रही है और सो ऑन। फाइनली वी कैन से दैट मैथमेटिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये हमने फाइनली ये देखा कि हमारे पास मैथमेटिक्स एक प्ले करता है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है अंडरस्टैंडिंग नेचुरल वर्ल्ड में। बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो ये हमने स्टडी किया बेसिकली आज के चैप्टर में कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरीके से कितने मेथड पर डिपेंड करता है और क्या क्या स्टेप्स हम पढ़ते हैं। हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक हाइपोथेसिस देनी होती है, फिर रीजनिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग आप किस तरीके से करते हैं और इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में फ़र्क क्या है, फिर एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट और कंक्लूजन दिया, फिर थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल के बारे में फ़र्क को समझा कि थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल का फ़र्क क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। बहुत सिंपली तरीके से समझाने की कोशिश की मैंने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।